गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स के एक नए यूनिट में आप लोग का स्वागत है। और यह कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, या पीसीएस का, या आरआरबी, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत नेपाल विवाद। नेपाल आंख दिखा रहा है, तो देखिए मैटर क्या है। कैलाश मानसरोवर लिंक सड़क, यानी पहले कैलाश मानसरोवर जाने के लिए क्या होता था कि कैलाश मानसरोवर जाना है तो उसको हम लोग मैप से देखेंगे। तो पहले मैप पर चलते हैं। तो हम लोग मैप पर आ चुके हैं। हाल ही में क्या घटना रही है कि भारत सरकार ने एक सड़क बनाई है। कौन सड़क? तो वह लीपू लेक से होकर जाएगी। और कहाँ जाएगी? तो मानसरोवर। तो मानसरोवर कहाँ है आपका? मान लेते हैं कि मानसरोवर यहाँ है। तो यहाँ से अगर कोई जाएगी रास्ता तो सी डायरेक्ट वह काला पानी होती है। जो काला पानी यहाँ पर है, जो भारत पाक और नेपाल के बीच में विवाद है। क्यों विवाद है? क्योंकि नेपाल सरकार कहती है कि वो ज़मीन नेपाल का है। तो वहीं पर भारत सरकार ने एक 80 किलोमीटर लंबे सड़क बना दिया, जो मानसरोवर से भारत की जो मुख्य भूमि है, मान लीजिए ऐसे पूरा मुख्य भूमि है, इसे उसको आसानी से जोड़ देगा, कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसमें क्या होगा कि पहले 80% क्षेत्र चीन में मानसरोवर जाने के लिए पड़ता था, यानी 5 से 6 दिन का समय लगता था। कैसे? कि पहले लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पर आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, ये दार्जिलिंग सिक्किम, यह सिक्किम है। यहाँ से नाथुला दर्रा है, तो यहाँ से होकर कहाँ? तो मानसरोवर जाया जाता था। क्लियर है? तो मानसरोवर इस तरह से, तो इसमें 5 दिन से अधिक का समय लगता, जो चीन में ही केवल बिताना पड़ता था। और मतलब कि बहुत समय लगेगा, 5 दिन ज़्यादा ही समय होगा। और अब यह है कि यह बहुत ही आराम से इसको 2 दिनों में ही मानसरोवर की यात्रा पूरी कर ली जाएगी। क्लियर है? तो इसमें विवाद है कि अब नेपाल कहता है कि भाई नेपाल ये मेरा ज़मीन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन पर आगे, चर्चा में रहे कैलाश मानसरोवर लिंक सड़क किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ेगी? तो यहाँ देखिए, उत्तराखंड में कौन? तो धारचूला को किससे? तो लिपुलेख दर्रा से। दोनों कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दूसरा, नेपाल किस संधि के तहत काली नदी का इलाका कौन कौन? तो लिम्पी या दुरा, कालापनी और लिपुलेख पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। तो 1816 में अंग्रेजों के साथ सुगौली की संधि हुई थी, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है। तो उन्हीं के समय संधि हुई थी, और जो उसको क्या कहा गया? सुगौली की संधि। उसी के हिसाब से नेपाल कहता है कि इस पर हमारा भी दावा है। आगे देखिए, तीसरा, भारत की सागर, सागर यह है फुल फॉर्म, सागर ये भी नाम है इसका। सागर नीति को कब शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2015 में शुरू हुआ, और कार्य क्या है कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि की स्थापना का प्रयास करना। क्लियर है? चौथा, और देखिए, चर्चा में रहे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस समिति की सिफारिश से एवं कब किया गया था? तो बीमा विनियामक, यानी जिस तरह से आरबीआई बैंकों का विनियामक करती है, इसी तरह से बीमा कंपनी के लिए कौन है? तो उसका नाम है ईडा, IRDA। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। किस समिति के आधार पर? तो मल्होत्रा समिति के अनुशंसा या सिफारिश पर, और 1999 में इसका गठन किया गया था। आगे देखिए, 5 नंबर, DRDO ने किस नोट, याद कीजिए, DRDO ने एक क्या किया? तो सैनिटाइजर विकसित किया है। क्या करेगा वह? किसी नोट या करेंसी सैनिटाइजिंग उपकरण को विकसित किया है। तो उसका नाम क्या है? तो नोट्स क्लीन। छठा देखिए, चर्चा में रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से भारत का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है और इससे किस फसल को लाभ होगा? तो सबसे पहली बात, कौन सी फसल? तो जाड़े में आती है, तो यानी गेहूं, यानी रबी की फसल, और उसको लाभ मिलता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब यह भारत के उत्तरी भाग को प्रभावित कर देगा। तो होगा क्या? यूरोप में जो भूमध्य सागर है या कैस्पियन सागर है, वहाँ से जब चक्रवात उठती है, टेम्परेट चक्रवात, तो उसी का ही असर भारत में भी पड़ता है। और भारत में ठंडे के शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उस क्या है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। आगे देखिए, 7वां, पैंगोस, यहाँ देखिए, पैंगोंग सो झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह लद्दाख में है। लद्दाख में यूटी है, और यही पैंगोंग झील लेक है जो इस तरह से है, लंबा है। लगभग यह 120 किलोमीटर से भी अधिक लंबी झील है, जिस पर 2/3 भाग चीन का कब्जा है और 1/3 भाग पर भारत का नियंत्रण है। इसको लेकर भारत और चीन में विवाद होते रहता है। और NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005।
9वां, चीन द्वारा 5G नेटवर्क स्थापित करने से चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट पर किस देश का अधिकार है? तो माउंट एवरेस्ट है, इसको बीचों बीच बांटा गया है। इसके दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग में कौन है? तो तिब्बत का अधिकार था। जो तिब्बत पर कौन कब्जा कर दिया? चीन, यानी चीन के अंदर में है। और 50% जो दक्षिणी भाग है इस पर नेपाल का अधिकार है। लेकिन हाल ही विवाद क्या है कि चीन बोला है कि जो एवरेस्ट है वो पूरा का पूरा चीन की सोवरेनिटी में आता है, यानी चीन का अधिकार है किस पर? तो एवरेस्ट पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी व्यक्ति के सजा को निलंबित करने, माफ करने या बदलाव करने की शक्ति प्राप्त है? तो 161 है। इसी तरह राष्ट्रपति को तो यह पार्डन की कहाँ है? तो 72 में है। आगे देखिए 11 नंबर, भारत में कोरोना वायरस का स्वदेशी टीका किन संस्थानों के सहयोग से विकसित किया जाएगा? तो भारत बायोटेक और ICMR, भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? तो स्वदेशी टीका बनाएंगे। 12वां, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 82 में। आर्टिकल क्या है? तो 82 में। हाल ही चर्चा में क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, तो उसमें परिसीमन आयोग, क्योंकि इससे पहले बार जो परिसीमन आयोग 2010 में 2011 जनसंख्या के आधार पर हुआ था, उस इन सब क्षेत्रों में ना हो पाया था, तो इसी कारण चर्चा में है, क्योंकि इनका फिर से परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन में क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कोई क्षेत्र है यह, और यहाँ पर 40 विधानसभा या 40 लोकसभा के क्षेत्र हैं, तो 40 ही रहेंगे, लेकिन इनका आकार वहाँ की डेमोग्राफिक यानी आबादी के हिसाब से बदल दिया जाएगा। क्लियर है। 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी ILO की स्थापना किस संधि के अंतर्गत हुई? तो वर्साई की संधि। और कब हुई? तो 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेग क्या है? तो नीदरलैंड में एक शहर है। और सौम्या स्वामीनाथन कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की प्रमुख वैज्ञानिक है। कौन? तो सौम्या स्वामीनाथन। और WHO बहुत चर्चा में है, जानते हैं क्यों चर्चा में है। आगे देखिए 16 नंबर, किस एयरपोर्ट को ग्राहकों की पसंद पर भारत एवं मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय रीजनल एयरपोर्ट का स्काई ट्रैक्स अवार्ड प्रदान किया गया है? तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। 17 नंबर, याद कीजिए जनजाति से ट्राइब यानी जुलू ट्राइब या जनजाति किस देश की प्रमुख जनजातीय समूह है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। कौन? तो जुलू। ये बोत्सवाना में मिलती है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए चर्चा में रहे फीफाट्रोल क्या है? तो यह प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवा है। क्या नाम है इसका? फीफाट्रोल। 19वां, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्या है? तो यह एक वायरल रोग है। इससे कौन से जीव जंतु प्रभावित होते हैं? यह मुख्यतः सुअर। और असम में यह भारत के बहुत ही कहर ढा रहा है, क्योंकि असम में सबसे अधिक सुअर की संख्या है और वहाँ के सुअर इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से इन्फेक्टेड हो गए हैं। 20 नंबर, असम में इससे सुअर संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। अब चर्चा में आ गया कि राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह गुवाहाटी असम में। असम में क्या है? तो कामाख्या देवी मंदिर है। असम में क्या है? तो बहुत कुछ है असम में, कभी जाइएगा तो देखेंगे। सियान H-20 क्या है? तो यह अमेरिका और चाइना के बीच में भी बहुत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो यह चीन का सुपरसोनिक स्टील्थ बमवर्षक विमान है। स्टील्थ मतलब क्या? यह रडार के पहुंच से बाहर है, सामान्य अर्थों में यही समझिए। 22 नंबर, 5 वर्ष पूरा होने से चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई थी? तो अटल पेंशन योजना 2015 में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि 60 वर्ष से अधिक के वैसे मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में के काम करते हैं, उनको PF या किसी भी तरह का सोशल जो सामाजिक सुरक्षा के आर्थिक परियोजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलता है, तो उनको लोगों के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था ताकि न्यूनतम पेंशन फिक्स कर दिया जाए। 23 नंबर, कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस स्वदेशी IgG एलिसा, याद कीजिए, एलिसा टेस्ट को मान्यता मिली है? तो इसका नाम है कोविड कवच एलिसा। और प्रतिवर्ष 24 नंबर, प्रतिवर्ष किस तिथि को एवं यह एवं अलग है, किस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? यह 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जैसे देखिए, पोखरण में 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत का अस्त्र मिसाइल भी इसी 11 मई को परीक्षण किया गया। और 11 मई को क्या होता है? तो उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। आगे देखिए 25, भारत में कृषि जिन्सों के मंडियों को वन नेशन वन मार्केट बनाने के उद्देश्य से कब और किस पहल की शुरुआत की गई थी? यानी कि अब ऑनलाइन भी जो अनाजों की खरीद बिक्री की जा सकती है। और वह कौन? तो सरकार की मंडियों से अब जुड़ जाएंगे। कौन? तो किसान। तो
कब? 2016 में। नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम। और 26 नंबर, पुरुषों की 2021 में विश्व मुक्केबाजी की मेजबानी करना था। किसको? भारत को। लेकिन ये लोग उसका फीस ही जमा न कर पाए। तब कौन करेगा? तो सर्बिया करेगा। और भारत को इसमें फाइन भी देना पड़ा। कितना? तो $500। और 27 नंबर, जीवन साकित योजना का संबंध किस राज्य से है? सॉरी, साकित नहीं है, जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से। इसमें शहरी महिलाओं के द्वारा मास्क बनाया जाएगा और वह मास्क सरकार खरीद लेगी। क्या नाम इसका? जीवन शक्ति। और 28 नंबर, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल कौन किया है? तो छत्तीसगढ़। और पूरे देश में रोजगार गारंटी योजना के तहत जितने भी जॉब कार्डधारी हैं उसमें अकेले 24% कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का है। 29, हाल ही में किस राज्य में डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की गई? और वह पहला राज्य है, तो नाम नागालैंड। इसी तरह शराब पर टैक्स कौन लगा दिया? तो दिल्ली ने लगा दिया 17%। आगे देखिए, चुन्नी गोस्वामी है, ये मर गए हैं। इनका संबंध किससे था? ये फुटबॉलर थे और क्रिकेट भी कभी कभी खेल लिया करते थे। 1962 के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उसके वो कप्तान थे। कौन? तो नाम था चुन्नी गोस्वामी। 31 नंबर, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत कैमरा स्थान पर आ गया है? तो तीसरे नंबर पर। पहले स्थान पर कौन है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया है। 32 नंबर, चाकहाऊ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग प्रदान हुआ है। कौन? तो ये कहाँ का संबंध है इसका? तो मणिपुर का। यह बहुत महंगा चावल है। ये 1600 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है और यह विभिन्न अनुष्ठान या बहुत अच्छे पर्व के त्यौहार पर ही मनाए जाते हैं और यह बहुत ही पौष्टिक होता है तथा यह डायबिटीज़ के बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक है। इसी तरह और जैसे कश्मीरी में कश्मीर का केसर, गोरखपुर के जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं इन लोगों को भी भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है। और भारत में सबसे पहले भौगोलिक टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग के चाय को मिला था। अगली बार फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ और तत्काल के जो करेंट अफेयर्स की घटनाएं होती हैं उनको लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।